बंगाल में नहीं लोगों है से ना, बात करिए। मगरबी बंगाल में जो आप कह रहे हैं कि सारे ममता बनर्जी के जो गुंडे हैं वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। 100 सीटों के आसपास तो ममता बनर्जी की पार्टी भी लीड कर रही है ना, निश्चित रूप से मजबूत ये सारी अपोजिशन है। मुस्लिम ठीक है, 15 साल मेजॉरिटी हो वाली गए सीटें। ममता बनर्जी को शासन करते हुए। 2011 में जब लेफ्ट का सुपड़ा साफ हुआ था तब ममता बनर्जी आई थी, टीएमसी वहां पर आई थी। तब भी वो बंगाल के शिफ्ट हुआ आवाम था। ने वो गुंडा वर्ग जो बंगाल जो के आवाम कम्युनिस्टों ने का था, उन्हें वो उधर मौका शिफ्ट हो दिया गया था। एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर हो सकती है अगर स्ट्रैटेजी के लिए हम इस पर बात करें। जयवंत पांड्या मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इस चर्चा में जुड़ गए। जयवंत पांड्या साहब, एंटी इनकम्बेंसी आप मानते हैं क्या? बिल्कुल। सब जगह मुझे तो ये जो पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरलम हो, सब जगह ये शासक विरोधी जो एक प्रवाह होता है विचारों का, भावनाओं का, वही दिख रहा है। इसीलिए तो तमिलनाडु में विजय की पार्टी है वो आगे अभी सत्ता बनाती हुई हमको दिख रही है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के विरुद्ध इतना जनाक्रोश, ऐसा वीडियो अभी है कि पुलिस के विरुद्ध जो सामान्य लोग हैं वो उनके जो पुलिस एक था वो तृणमूल का प्रचार कर रहा था, उसके फेवर में काम कर रहा था, उसके विरुद्ध ये जनता में एक प्रकार से साहस आया कि सीआरपीएफ आने के कारण तो वे लोग उनका विरोध करने लगे। ऐसे जैसे हमने देखा कि संदेश खाली में शेख शाहजाद की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद वहां पर दलित और आदिवासी जो तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ता थी उनका शोषण हुआ था, उनकी जमीनें हड़प कर दी गई थी। उनको जब चाहे मर्जी आए बुला लेते तो ऑफिस में काम करने के लिए, रसोई करने के लिए, शारीरिक शोषण करने के लिए। वो आगे आई और उन्होंने फरियाद की, एफआईआर की। और आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसके बाद जो जनता का जो एक प्रवाह उमड़ा आंदोलन के रूप में, और उसमें एक हम देख सकते हैं कि एक तस्वीर आई कि जिसमें भगवा वस्त्रधारी एक वृद्ध है, वो पानी के फवारे के सामने एकदम डट के खड़ा है। तो ये सारी बातें बताती है कि कितना वहां पर शासन विरोधी प्रवाह था, एंटी इनकम्बेंसी लहर थी। और ममता बनर्जी के अपने खेमे में भी क्या हुआ कि जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सोशल मीडिया में बराबर ना संभालने के कारण अभिषेक बनर्जी के विरुद्ध ममता बनर्जी ने उनके जो लोग थे उनके विरुद्ध उनको निकाल दिया था। तो बीच में उन दोनों के बुआ भतीजा में भी तनाव की बात आई थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस चुनाव में अभिषेक बनर्जी की प्रशंसा कर दी थी। वो एक प्रकार की नीति उन्होंने भी खेली थी। तो ये सब उसके कारण हमको दिख रहा है कि पश्चिम बंगाल में। और दूसरा क्या है कि बांग्लादेश में, बंगाल में राष्ट्रवाद का नया सूर्य और नया कमल खिलाने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वही झालमुरी है जिसके लिए ममता बनर्जी ने बोला था कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पीएम मोदी ने जानबूझ के जो है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का एक आत्मीय संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से और उन्होंने जन जन के साथ जुड़े रहते हैं, उसका उन्होंने एक स्वाभाविक सहज अभिव्यक्ति की थी। और वहां तो बेलूर मठ के साथ उनका आध्यात्मिक संबंध भी रहा है। मुझे लगता है उसे न समझने के कारण यह स्थिति होती है। भारत और भारतीयता के तत्व को समझना चाहिए और क्षेत्र, भाषा, वर्ग, जाति में लड़ाने के अपनी टेम्पलेट से विपक्ष को बाज आने का प्रयास करना चाहिए। अब एक लाइन बोलता हूं, गई ममता गया गोगोई, गया शालीनवाद, भारत में अब टूट के चलेगा मोदी का राष्ट्रवाद। बंगाल भी जो है अब बीजेपी की सरकार वहां बनेगी, क्या बोलना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे खुशी की बात है, हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष मुखर्जी, जहां जन्म हुआ मुखर्जी का, वो बंगाल हमारा है। और आज बंगाल के अंदर जो तुष्टीकरण किया गया है, जो अत्याचार किए, का राष्ट्रवाद बंगाल के अंदर जहां बीजेपी जीतती है वहां बीजेपी का राष्ट्रवाद स्थापित हो जाता है। रिएक्शन लेना चाहूंगी अनंत अमित साहब हमारे साथ, बीजेपी स्पोक पर्सन इस चर्चा में बने हुए। अनंत अमित साहब, अब तक बंगाल के अंदर राष्ट्रवाद नहीं था और आपका राष्ट्रवाद और दूसरा राष्ट्रवाद ये क्या है, जरा मुझे थोड़ा सा बता दीजिए, हम क्या एक्सपेक्ट करें? अभी जो उत्तर प्रदेश से जो खबरें आती हैं, क्या उसी तरीके से हम देखेंगे बंगाल के अंदर? निश्चित तौर पे सबनम जी, राष्ट्रवाद होता है राष्ट्र हित की बात करना, राष्ट्र के लिए सोचना, राष्ट्र की चिंता करना, यह राष्ट्रवाद है। जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता के मन में राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, राष्ट्रवाद जो है वो देखने को मिलता है। अभी आपने पश्चिम बंगाल की बात की राष्ट्रवाद को लेकर, आप ये बताइए कि 29 तारीख के दूसरे फेज के चुनाव के बाद 30 तारीख को बांग्लादेश की सांसद में बांग्लादेश का एक सांसद अख्तर हुसैन ये कहते हैं कि हिंदुस्तान से जो खबरें आ रही है पश्चिम बंगाल को लेकर एग्जिट पोल के बाद,
जो खबर आ रही है मीडिया के माध्यम से, यह पता चल रहा है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने वाली है। तो हमें अपने देश में चिंता करनी, इस बात की चिंता करनी है कि जो हमारे देश से घुसपैठिए गए हैं पश्चिम बंगाल में, वो 4 तारीख के बाद वापस जब आएंगे सरकार बनने के बाद, तो उनकी व्यवस्था कैसे की जाएगी। तो जो हम सड़क से लेकर सदन तक पे पूरे देश में घूमकर कहते रहे, बॉर्डर फेंसिंग करना तो आपका काम है ना, सेंट्रल एजेंसी उसको देखेंगे, आपका सवाल यही होगा जो है स्टेट के ऊपर फोड़ेंगे। अगर कहीं से घुसपैठ हो रही है तो ये आपके ऊपर सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है शबनम जी, आप अगर पूरी तैयारी करके आई होती तो शायद सवाल नहीं पूछती। 23 तारीख को पहला फेज का चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में, आपको याद होगा। 21 तारीख को कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा, राज्य सरकार को यह कहा कि केंद्र सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए जब पैसे जमा कर दिए तो राज्य सरकार ने आज तक जमीन क्यों नहीं दिया। और राज्य सरकार को कहा कि आप 15 दिन में यह रिपोर्ट दीजिए और आप कब जमीन दे रहे हैं यह बताइए। ये हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा। और हम तो ये कह रहे थे 2000 किलोमीटर का शबनम जी वहां पे बॉर्डर है पश्चिम बंगाल में। 2000 किलोमीटर के बॉर्डर में कहीं पे तालाब है, कहीं पे नदी है, कहीं पे जंगल है, कहीं पे पहाड़ है, कई कठिनाइयां हैं। जो लोग कैसे आते जाते हैं, उसकी फिनिशिंग का काम राज्य सरकार का अधीन जमीन देना है, राज्य सरकार का काम है और केंद्र उसको काम करता है। लेकिन राज्य सरकार घुसपैठियों के सारे जो चुनाव जीतते आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी की तो कभी वहां सरकार नहीं रही। ये बात तो आप असम में भी कहते हैं ना, असम में किसकी सरकार थी? अगर आप स्टेट गवर्नमेंट को ये खिताब यहाँ पर कर रहे हैं, असम में गवर्नमेंट तब इसमें सहमत है, लेकिन वहां पे भी घुसपैठ हो रही है और इसी मुद्दे के ऊपर आपने इलेक्शन लड़ा असम के अंदर। अब जीत भी रहे ना। हमने 1,40,000 एकड़ शबनम जी असम में हमने जमीन मुक्त कराया उन घुसपैठियों से। हम ये कह रहे हैं, बार बार कहते हैं, हम एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते आपके माध्यम से देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि हमें अपने देश की अकलियत के लोगों से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे देश की अकलियत के लोगों का हक अगर दूसरे जगह के लोग, रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान आकर लेगा तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से घुसपैठिया एक मुद्दा था और इस मुद्दा को समाप्त करना ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में है। और आप असम की बात कर रहे थे, असम में तो विगत 10 वर्षों से हमारी सरकार है और फिर आज हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और हमने कहा है जिस तरीके से घुसपैठियों को जब एसआईआर की 10 साल से आपकी सरकार है, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, बावजूद इसके घुसपैठिए वहां दाखिल हो रही हैं, घुसपैठ वहां फिर भी हो रही है। दाखिल नहीं हो रहे हैं, तो दाखिल हो गए थे वो बाहर जा रहे हैं। दाखिल हो गए थे मतलब 10 साल पहले दाखिल होते, अब तक आप बाहर नहीं निकाल पाए हैं उनको। सैयद जवाद, आपके पास में आना चाहूंगी। वाकई में असेंबली चुनाव, चाहे मैं मगरबी बंगाल की बात करूं, चाहे मैं असम की बात करूं, केरल की बात करूं, पुडुचेरी की बात करूं, तमिलनाडु की बात करूं, जो रीजनल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, उन पर पूरा तवज्जो दी गई, पूरा फोकस दिया गया। क्या वाकई में आपको लगता है? अगर कुव्वत के साथ, धन बल कर के साथ जो है वो चुनाव लड़ती है, इस चीज को समझना पड़ेगा। वादे करना वो सब पॉलिटिकल पार्टी करती है। आप दिल्ली में भी बहुत से वादे करे थे, आपको याद होगा, 2500 रुपए होंगे हर महिला के खाते में, पहली कैबिनेट के अंदर ही आ जाएंगे, 2 सिलेंडर देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी और न जाने क्या क्या वादे करे। तो बताइए कितने मिले, कितनी यमुना साफ हुई, वो तो हमने देखा। भारतीय जनता पार्टी इस बुनियाद पर वादे करना और उसको डिलीवर करना बहुत जमीनी आसमान का फर्क है। जिस ध्रुवीकरण के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है, जिस एग्रेशन के साथ चुनाव लड़ती है, आप उसको देखिए। टोटल हिंदू मुसलमान पे चुनाव लड़ा जाता है, शुभेंदु अधिकारी खुल करके पूरा हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। आसाम के अंदर मुख्यमंत्री खुल करके जो है हिंदू मुसलमान करते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री खुल करके करते हैं। देखिए शबनम, आइडियोलॉजिकली अगर बात करी जाए तो इस देश के अंदर, मुझे जहां तक मैंने स्टडी करी, 4 से 5 तरीके की आइडियोलॉजी है जिनका अपना वोट बैंक आज भी सॉलिड है। चाहे उसमें आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, और मैं भारतीय जनता पार्टी ज्यादा आरएसएस के जो विचारधारा वाले लोग हैं, वो अभी भी उनका एक वोट बैंक है, उनका एक बड़ा तबका है जो भारत के अंदर अपनी विचारधारा से जोड़ रहा है। कांग्रेस है, कांग्रेस का वोट बैंक अभी भी बहुत बड़ा है और बहुत सी आइडियोलॉजी कांग्रेस के साथ वो जो है अलाइन करती है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी से निकली हुई पार्टी है। लेकिन एक्चुअल जो आइडियोलॉजी है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी। तो वो तीसरी जो आइडियोलॉजी है वो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है। आप अगर देखेंगे लेफ्ट की आज भी आइडियोलॉजी आपको मिल जाएगी पूरे इंडिया, पैन इंडिया उनको प्रेजेंस लगभग जो है वो 17 से 18 प्रदेश के अंदर मिलती है। और चौथी जो मैं आइडियोलॉजी कहता हूँ वो कुछ एक जगह पर उत्तर भारत के अंदर समाजवाद की आइडियोलॉजी है। अन्यथा आइडियोलॉजिकल वोट बैंक अगर मैं काउंट करूं तो मुझे इन 4 के अलावा नहीं दिखता। हाँ, कांग्रेस से नाराज हुआ जो वोट बैंक है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी वो कांग्रेस की है। लेकिन विचारधारा की जहां तक बात करी जाए, क्या केजरीवाल की कोई विचारधारा है? नहीं, वो कांग्रेस की एक्चुअल में विचारधारा, जो कांग्रेस का वोट बैंक है वो नाराज होकर के चला गया था। टीएमसी की क्या विचारधारा है?
वही आइडियोलॉजिकल वोट बैंक जो है वो आप देखेंगे कांग्रेस का है। आप चले जाएंगे एनसीपी की क्या विचारधारा है, वो भी कांग्रेस की ही विचारधारा है। पैन इंडिया आप चले जाएंगे, चाहे समाजवाद की देख लीजिए, जो लोग कांग्रेस, इस वोट बैंक को कैसे लाना चाहिए, आइडियोलॉजिकली वापस लेकर के आना चाहिए, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना होगी। और कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है, आप बड़े मुख्य विपक्षी दल है, आपकी पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो आपको एक एक विधानसभा के अंदर आरएसएस से कैसे आपको आइडियोलॉजिकली लड़ना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनाना होगी। आप भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला नहीं कर रहे हैं। आपको अगर मुकाबला करना है तो आरएसएस की विचारधारा से मुकाबला करना है। ये डायरेक्ट लड़ाई जो है गांधी वर्सेस गोडसे की है। एक तरफ जो है गांधी जी की आइडियोलॉजी है और दूसरी तरफ गोडसे की विचारधारा है। आप उस विचारधारा को कैसे डिफीट देंगे, इसकी स्ट्रेटेजी आपको बूथ लेवल पे आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगी। आप चाहते हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी अलायंस के अंदर, तो आप सोच लेंगे कि समाजवादी पार्टी ही हरा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। माफ करिएगा, मैं इस नजरिए से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। बिहार के अंदर मेरी कई एक बड़े कांग्रेस के नेता थे, वहीं पे बैठ करके मैं उनसे इस बात को कह रहा था कि आपको आइडियोलॉजिकली अगर रखना है तो हम और भी पीछे हो जाएंगे। तो बड़ा नाराज हो गए इस बात को लेकर के कि नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा जब रिजल्ट आएंगे तो आपके सामने होंगे। कि स्टेट वाइज सिलेक्शन हो चुका है कि इस स्टेट में हमें मेहनत करनी है जहां हमारा वोट बैंक है, और जिस स्टेट में हमारी पकड़ मजबूत नहीं उसे छोड़ देना है। शान खान साहब, आपसे रिएक्शन चाहूंगी सही जवाब की बात पर भी और अपने सवाल पर भी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक राज्य में परिश्रम कर रही थी, जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। निश्चित रूप से कई राज्यों में हमारे अपेक्षा अनुसार परिणाम नहीं आए हैं, हम उसकी समीक्षा करेंगे। किंतु संतुष्टि की बात यह है कि केरलम में हमारे अपेक्षा अनुसार परिणाम आ रहे हैं और इसके लिए हम केरलम की जनता का आभार प्रकट करते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहते हैं। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से केरलम में हमने प्रदर्शन किया है, उसी प्रदर्शन को पूरे भारत में हम करने का प्रयास करेंगे। आगामी जो भी चुनाव आ रहे हैं उसके लिए इन परिणामों से सीख लेकर हम कमर कसेंगे और भाजपा की ईंट से ईंट बजाकर भाजपा को सत्ता से बाहर फेंकने का प्रयास करेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि ज्ञानेश कुमार और भाजपा की जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो भी भाजपा को नहीं बचा पाएंगी। ठीक है, अभी भी आप जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही अटके हुए हैं। चलिए मैं इससे आगे बढ़ती हूँ। मेरा सवाल यहाँ पर अनुज अग्रवाल साहब आपसे है। आपको क्या लगता है ये जो ड्रास्टिक चेंज हम देख रहे हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी की मैं बात यहाँ करना चाहूंगी। आप देखेंगे कि 2016 में यहाँ 3 सीटें, 2021 में 77 सीटें और अब तो एकदम क्लीन स्वीप कर दिया है। मतलब 197, 98 या 180 तक ये सिमट सकते हैं। रुझानों के मुताबिक मैं बात कर रही हूँ, जरूरत नहीं है किसी के सपोर्ट की, किसी के मैंडेट की। यहाँ आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजी क्या रही? पर्सनल जो अटैक किए गए थे लास्ट ईयर टाइम 2021 के चुनाव हुए थे, दीदी ओ दीदी करके जो खिताब किया गया था वो भारी पड़ा था उस वक्त बीजेपी को, और इस बार इससे परहेज किया गया। और बंगाल की अस्मिता का बार बार जिक्र किया गया था। दीदी ने डराने की कोशिश भी की कि मच्छी नहीं खाने देंगे, लेकिन अनुराग ठाकुर पहुंचते हैं मच्छी खाकर दिखाते हैं, मनोज तिवारी पहुंचते हैं वो भी मच्छी खाते हैं। एक मैसेज देने की कोशिश हुई। ये पूरा स्ट्रैटेजी थी।